देखते हैं इसमें। वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम अल्टरनेटर का प्रिंसिपल व ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो अल्टरनेटर को चलाया कैसे जाता है, बेसिकली यही देखेंगे दोस्तों। अल्टरनेटर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, अल्टरनेटर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखेंगे स्टूडेंट। आज की क्लास में अल्टरनेटर को कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है और अल्टरनेटर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अल्टरनेटर कैसे वर्क करता है और इसके कंस्ट्रक्शन कैसा होता है स्टूडेंट, आज के क्लास में हम ये देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अल्टरनेटर का प्रिंसिपल ऑपरेशन पढ़ेंगे हम। चलिए, अल्टरनेटर बेसिकली जो उसका मेन वर्क है, अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है दोस्तों। तो अल्टरनेटर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त करके देता है। तो डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर में क्या डिफरेंस होता है? यदि हम देखें डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर में, तो डीसी जनरेटर मैक्सिमम 650 वोल्ट जनरेट करके देता है। अर्थात 650 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज जनरेट करके डीसी जनरेटर नहीं दे पाता, क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट कौन सा होता है दोस्तों? आर्मेचर होता है। और आर्मेचर को एक कांस्टेंट स्पीड तक ही घुमा सकते हैं आप, एक निर्धारित स्पीड तक ही आर्मेचर को आप रोटेट कर सकते हैं। तो आर्मेचर को एक रोटेट जब करेंगे हम या उसे घुमाएंगे तो एक कांस्टेंट स्पीड पर घुमाएंगे। तो कांस्टेंट स्पीड पर घुमाते हैं, अर्थात कि उससे ज्यादा स्पीड पर घुमाएंगे तो वो अपनी जगह से उखड़ जाएगा, अर्थात कि जिस धुरी में घूम रहा है वो वहां से बाहर निकल जाएगा और उसमें जो लगे हुए कंडक्टर हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए हम जनरेटर को एक कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट कराते हैं। अर्थात जनरेटर जब रोटेट करेगा तो मैक्सिमम 650 वोल्ट ही उत्पन्न करके आपको देगा। लेकिन 650 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आपको जनरेट करना है तो उसके लिए हम अल्टरनेटर का यूज करते हैं स्टूडेंट। तो बेसिकली अल्टरनेटर का जब यूज करते हैं हम, तो अल्टरनेटर 650 वोल्ट के ऊपर हम कह सकते हैं 11 केवी जो वोल्टेज जनरेट करके देगा आपको, वो अल्टरनेटर देगा। तो अल्टरनेटर का कैसा ऐसा क्या कंस्ट्रक्शन होगा जिसकी वजह से अल्टरनेटर यहाँ पर हमें 650 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज जनरेट करके देगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अल्टरनेटर में डबल रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का यूज किया जाता है। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स को घुमाते हैं स्टूडेंट। तो अल्टरनेटर का प्रिंसिपल ऑपरेशन स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं। अल्टरनेटर का प्रिंसिपल ऑपरेशन में, अल्टरनेटर में हम बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट अल्टरनेटर में डबल रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का यूज किया जाता है। और ये जो डबल रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, इसकी वजह से यहाँ पर को घुमाया जाता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाता है इसमें। क्लियर है सभी को? तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं। अल्टरनेटर में जो रोटेटिंग पार्ट होता है, वो रोटेटिंग पार्ट होता है इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पोल को एक्साइटेड करने के लिए हम अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे तो हमें एक चीज ये देखने मिलेगा कि ये जो थ्री फेस जो दिख रहा है आपको, ये आउटपुट पार्ट होता है। मतलब कि हमें जो स्टेटर पार्ट है, स्टेटर पार्ट में आर्मेचर वाइंडिंग लगी रहेगी। इसमें स्टेटर पार्ट में आर्मेचर वाइंडिंग का यूज करेंगे हम। क्लियर है स्टूडेंट? और रोटर पार्ट में फील्ड वाइंडिंग का यूज करेंगे। तो रोटर में फील्ड वाइंडिंग लगी होगी, रोटर में फील्ड वाइंडिंग लगी होगी स्टूडेंट, और इसी फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी एक्साइटेशन की सहायता से एक्साइटेड करेंगे और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करेंगे स्टूडेंट। तो इसके पोल में डेम्पर वाइंडिंग को लपेट दी जाती है और जब इसे सप्लाई दिया जाता है तो इसके पोल में एन और एस दो पोल जो क्रिएट होंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है और इसे डीसी एक्साइटेशन के द्वारा एक्साइटेड किया जाता है। अर्थात कि इसको चुंबकत्व का गुण लाने के लिए डीसी एक्साइटेशन की जरूरत होती है और डीसी सप्लाई देकर हम इस पोल को एक्साइटेड करते हैं। और जब इस रोटर को किसी प्राइम मूवर की सहायता से रोटेट कराया जाता है तो यहाँ से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है और यही मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर इस स्टेटर पार्ट में जो आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है
यही आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फ्लक्स को कट करती है और इसी स्टेटर पार्ट में अर्थात कि आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है और यह वोल्टेज आर वाई बी 3 फेज में होता है और ये आर वाई बी 440 वोल्ट जो 3 फेज सप्लाई 440 वोल्ट होता है स्टूडेंट, यहाँ से 650 वोल्ट से लेकर अर्थात कि मैक्सिमम 11 केवी 13.5 केवी, क्लियर स्टूडेंट, 3.3 केवी, 6.6 केवी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होगा स्टूडेंट, यहाँ पर प्राइम मूवर की सहायता से अर्थात कि यहाँ पर कोई एक ऐसा टरबाइन लगाना पड़ेगा जिसकी मदद से इस रोटर पार्ट को घुमाया जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, रोटर पार्ट के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होगी, रोटर पार्ट के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होगी और स्टेटर पार्ट में आर्मेचर वाइंडिंग होगी। स्टेटर पार्ट में आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो इस स्टेटर पार्ट में अर्थात कि आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है और यह वोल्टेज आर वाई बी तीनों फेज में होगा और हमें 11 केवी यह अल्टरनेटर जनरेट करके देगा। चलिए स्टार्टिंग में क्या होता है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रोटर और स्टेटर पार्ट, चलिए इसमें स्टेटर पार्ट, ये स्टेटर पार्ट हो गया दोस्तों बाहर का और अंदर का जो पार्ट हो गया वो रोटर पार्ट हो गया। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग में इसको डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है और इसे इस रोटर को प्राइम मूवर की सहायता से या पोनी मोटर के द्वारा इसको घुमाया जाता है, तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग लगी होने के कारण और उसके साथ डेम्पर वाइंडिंग लगी होने के कारण यहाँ पर एन और एस दो पोल उत्पन्न हो जाता है और इस रोटर पार्ट में दो पोल एन और एस उत्पन्न होने के कारण जब यह इस मैग्नेटिक फील्ड अर्थात कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यही फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग लपेटी हुई है दोस्तों। तो स्टेटर वाइंडिंग इसके स्टेटर पार्ट में है। तो जब आप इस रोटर को घुमाते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर फ्लक्स रोटेट होने लगता है अर्थात कि डबल रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अनुसार यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अर्थात कि फील्ड यहाँ पर रोटेट होता है और फील्ड के रोटेट होने के कारण स्टूडेंट यहाँ पर इसमें फ्लक्स को कट करता है और फ्लक्स को कट करने के कारण यहाँ पर इस आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है और जब आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है स्टूडेंट तो इसे आउटपुट की सहायता से अर्थात कि इसी वाइंडिंग की सहायता से 3 फेज आर वाई बी तीनों फेज में वोल्टेज जनरेट होता है और यही वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के रूप में हमें प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट, चलिए ये समझेंगे इसमें। तो यहाँ पर एट्रैक्शन और रिपल इन दोनों की क्रिया होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। तो एन पोल और एन पोल आपस में प्रतिकर्षण करते हैं और एस पोल और एस पोल आपस में आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट एसी सप्लाई किसमें जन उत्पन्न होगा, यहाँ पर एसी सप्लाई स्टूडेंट यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग में एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है। लेकिन एसी वोल्टेज का जो नेचर होता है यह नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल का होता है अर्थात कि हाफ पॉजिटिव साइकिल में एन बनेगा स्टूडेंट तो हाफ नेगेटिव साइकिल में एस पोल क्रिएट होता है। तो एन और एस ये दोनों पोल टाइम के अकॉर्डिंग आधे आधे साइकिल में चेंज होते रहते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब एन और एन होता है तो रिपल की प्रोसेस होती है, प्रतिकर्षण की, और एन और एस जब आपस में आप दोनों पोल पास पास में आ जाते हैं तब यहाँ पर आकर्षण की क्रिया होती है। इस वजह से स्टेटर और रोटर पोल मैग्नेटिक लॉक होकर सिंक्रोनस स्पीड में घूमते रहते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये अल्टरनेटर इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन और सिंक्रोनस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट आपको सेम मिलेगा। क्लियर है सभी को? चलिए यदि हम अल्टरनेटर के समान कंस्ट्रक्शन सिंक्रोनस मोटर का देखें तो यहाँ पर इसमें बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होता है दोस्तों, इसमें बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होता है। यदि हम सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन आपको सेम प्राप्त होगा, एक समान प्राप्त होगा स्टूडेंट। इसका कंस्ट्रक्शन आपको एक समान मिलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट?
यहाँ पर कोई परिवर्तन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इन दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में अंतर क्या होता है। सिंक्रोनस मोटर में हम इनपुट सप्लाई देते हैं और इनपुट सप्लाई एसी सप्लाई दिया जाता है और आउटपुट हम मैकेनिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिक कंस्ट्रक्शन यदि देखें, लोड एंगल, टार्क और कपलिंग, उसमें कपलिंग एंगल यदि हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पर होता क्या है, चलिए इसे देखिए। बेसिकली क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर की भी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करती है, इसीलिए इसे सिंक्रोनस मोटर कहा गया है। अब यहाँ पर क्रिया क्या होती है दोस्तों, चलिए ये देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली एसी सप्लाई देने पर हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है दोस्तों। सेम कंस्ट्रक्शन आपको सिंक्रोनस मोटर का भी मिलेगा, उसका प्रिंसिपल ऑपरेशन भी सेम ऐसा ही है स्टूडेंट। यहाँ पर जब सिंक्रोनस मोटर को यदि उसका प्रिंसिपल ऑपरेशन देखते हैं हम, तो सिंक्रोनस मोटर में यहाँ पर रोटर पोल यदि एन है और स्टेटर पोल यदि एस है स्टूडेंट, तो ये बोथ आर मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाते हैं, अर्थात कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं स्टूडेंट, और यह रोटेट करने लगता है सिंक्रोनस स्पीड में। इसीलिए जो सेम कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा सिंक्रोनस मोटर का, हम ये कह सकते हैं इसमें कि ये जो प्रिंसिपल ऑपरेशन है ये सिंक्रोनस मोटर का ही है। सिंक्रोनस मोटर भी इस तरीके से ही रोटेट करती है। जब इसके रोटर पार्ट को घुमाया जाता है तो किसी पुनी मोटर से, अर्थात कि सिंक्रोनस जो मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती स्टूडेंट, और सेम कंस्ट्रक्शन अल्टरनेटर के समान होता है, और अल्टरनेटर का भी कंस्ट्रक्शन आपको सेम मिलेगा स्टूडेंट। परंतु हम अल्टरनेटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करके देता है अल्टरनेटर, और सिंक्रोनस मोटर हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करके देता है। तो इन दोनों में अंतर यही है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन सेम मिलेगा। डेम्पर वाइंडिंग इसमें भी लपेटी होगी, डेम्पर वाइंडिंग अल्टरनेटर में भी लपेटी होती है इसके पोल फेस पर, और पोल फेस पर इसलिए लपेटते हैं ताकि डबल रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अनुसार इसमें मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करे। तो यहाँ पर अल्टरनेटर में हम मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को घुमाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं, न कि आर्मेचर को घुमाते हैं। डीसी जनरेटर में हम आर्मेचर को घुमाते हैं, और अल्टरनेटर में हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं दोस्तों। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम तेजी से कितने भी स्पीड में रोटेट कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा चेंजेस या कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं होती। लेकिन डीसी जनरेटर में यदि आर्मेचर को घुमाया हमने तो आर्मेचर एक कांस्टेंट स्पीड पर ही घूमेगा, उससे ज्यादा स्पीड पर यदि घुमाएंगे तो वो अपने जगह से उड़ जाएगा, और उस आर्मेचर में लगे हुए जो वाइंडिंग्स हैं, स्लॉट में जो वाइंडिंग लगी हुई है, ये वाइंडिंग वहां से निकलना चालू कर देगी, मतलब कि अपनी जगह से निकल जाएगी यदि इसको, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अपनी जगह से निकल जाती है। इसीलिए दोस्तों जनरेटर को हम एक कांस्टेंट स्पीड में चलाते हैं, और अल्टरनेटर को हम जितनी ज्यादा स्पीड में चलाना है चला सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज जनरेट कर सकें। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर का भी कंस्ट्रक्शन ऐसा ही होता है दोस्तों, और ये सिंक्रोनस मोटर का ही मेथड है। जब सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो रोटर के चारों ओर सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पार्ट को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो रोटर के चारों ओर सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और जो ये सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, यह स्टेशनरी रोटर पर अल्टरनेटर के रिपल फैक्टर लगाता रहता है। ये तो होता क्या है, यहाँ पर स्टेशनरी जो रोटर है यहाँ पर इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो अट्रैक्शन कब होगा स्टूडेंट, मतलब आकर्षण बल कब लगाएगा, जब एन पोल और एस पोल दोनों आमने सामने होंगे। और प्रतिकर्षण मतलब कि रिपल्सन फोर्स कब लगाएगा स्टूडेंट, जब एन और एम दोनों आपस में सामने होंगे। तो ये हो जाएगा रोटर पार्ट का एन पोल, और ये हो जाएगा स्टेटर पार्ट का एन पोल। जब ये दोनों आपस में आमने सामने हो जाएंगे तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है।
इसलिए यहाँ पर इस रोटर में बाई डायरेक्शनल टार्क उत्पन्न होने लगता है। अब ये बाई डायरेक्शनल टार्क उत्पन्न होने के कारण इसमें रोटर किसी भी एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं घूम पाता, क्योंकि यहाँ पर जो टार्क उत्पन्न हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल हो रहा है। और बाई डायरेक्शनल इसलिए हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर जो एसी सप्लाई से हम देते हैं तो ये हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यह यदि एन पोल बना रहा है तो निगेटिव हाफ साइकिल में यह एस पोल बनाता है, अर्थात कि पोल यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। तो ये जो टाइम के अकॉर्डिंग पोल जो चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट, इसी के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न करता है यह, और यही बाई डायरेक्शनल टॉर्क के कारण ही यह घूम नहीं पाता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती। इसका बेसिक रीजन यही है, क्योंकि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होता है, और इसी बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होने के कारण सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? और यह स्थिर रहती है, यह स्थिर रहती है, घूम नहीं पाती। अब इसके लिए सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट होती नहीं, अब इसे सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ेगा। तो अब इसे हम सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाएंगे? तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, परंतु इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? इसमें सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसके शाफ्ट, इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शाफ्ट पर एक पोनी मोटर लगा देते हैं। शाफ्ट पर क्या लगाएंगे? एक पोनी मोटर लगा देते हैं। तो बेसिक हम जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, यह सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा। अल्टरनेटर का नहीं है, अल्टरनेटर का भी वर्किंग प्रिंसिपल आपको सेम मिलेगा, परंतु यह सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसके शाफ्ट पर एक पोनी मोटर लगा देते हैं। छोटी सी मोटर होती है और ये रोटर को सिंक्रोनस स्पीड तक घुमाते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस पोनी मोटर की सहायता से हम इसके रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाते हैं। और जब इसे सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाते हैं दोस्तों, जिससे रोटर क्या हो जाता है, रोटेट होने लगता है। और जब रोटर रोटेट होने लगेगा तो यह मोटर, रोटर और स्टेटर पोल आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, और जब मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे तो ये मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगती है। इस तरीके से सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल हमें देखने मिलता है। तो सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन और अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन ये दोनों सेम होते हैं दोस्तों। अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन ये दोनों सेम होते हैं। सिंक्रोनस मोटर का और अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन दोनों सेम होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर हमें ये जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है स्टूडेंट, और ये अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है द सेम सिंक्रोनस मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के समान है। जब, परंतु एक चीज हमें याद रखना होगा, जब हम अल्टरनेटर को मोटर के समान यूज करेंगे तब, ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है स्टूडेंट ये सिंक्रोनस मोटर का है। जब हम अल्टरनेटर को मोटर की तरह यूज करें तब हम अल्टरनेटर को इस तरीके से इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमें देखने मिलेगा। लेकिन हम अल्टरनेटर को अल्टरनेटर की तरह यदि यूज करें, अर्थात उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, तब उसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग हो जाएगा, अर्थात कि दूसरा हो जाएगा। क्लियर है सभी को स्टूडेंट? यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल इस तरीके से होता है, और इसमें जो टॉर्क एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका इस टाइप से आपको देखने मिलेगा। लोड एंगल, टॉर्क एंगल और कपलिंग एंगल, ये जिसमें लोड एंगल, टॉर्क एंगल, कपलिंग एंगल अलग अलग डिवाइड में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में NS पोल मतलब स्टेटर पोल हो जाएगा, और यहाँ पर लोड एंगल लगा होगा, और ये है यहाँ पर जो पोल क्रिएट होगा, यदि ये NS है दोस्तों तो ये हो जाएगा SR पोल। तो ये रोटर पोल हो जाएगा स्टूडेंट, ऊपर वाला हो जाएगा स्टेटर पोल और नीचे वाला ये रोटर पोल। तो ये SR लिखा हुआ है स्टूडेंट इसमें, और R इज कॉल्ड रोटर पोल, इसको रोटर पोल कहेंगे हम। तो ये रोटर का पोल है और स्टेटर का पोल है।
तो इसमें रोटर पोल और स्टेटर पोल के बीच में अल्फा एंगल का डिले हो जाता है, अर्थात कि ये पीछे हट जाता है क्योंकि ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं, लेकिन उस सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ नहीं पाता स्टूडेंट ये। तो बोथ पोल्स आर मैग्नेटिकली लॉकिंग, मतलब कि ये जो दोनों पोल होते हैं ये बेसिकली मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में लोड एंगल डिले हो जाता है, और ये जो लोड एंगल होता है अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और ये अल्फा इज लेस देन 90। यदि अल्फा इज लेस देन 90 हो जाएगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इससे ज्यादा होने पर मोटर रन नहीं करती। तो यहाँ पर अल्फा एंगल 90 डिग्री जो है दिया हुआ है स्टूडेंट, यदि इससे पीछे हो जाए, अल्फा एंगल इससे पीछे हो जाए तो सिंक्रोनस मोटर रोटेट ही नहीं करेगी, रोटेट नहीं करेगी स्टूडेंट। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। सिंक्रोनस मोटर फिर रोटेट करती नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पर हम लोड एंगल और टॉर्क एंगल या कपलिंग एंगल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक होते हैं, और मैग्नेटिकली लॉक होने के कारण दोस्तों यहाँ पर अल्फा एंगल हमें 90 डिग्री का मिलेगा। यही अल्फा एंगल यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, ये इन दोनों के बीच का एंगल है। यदि यहाँ पर एन और एस पोल का जो इसकी विड्थ है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है, तो इन दोनों के बीच में यदि हम देखें तो अल्फा एंगल यहाँ तक आता है, यही अल्फा एंगल इसे लोड एंगल कहते हैं। और ये लोड एंगल अल्फा एंगल इस लेस देन 90 डिग्री हो जाए तो मोटर रन करना बंद कर देती है, मोटर स्टॉप हो जाती है स्टूडेंट। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है सभी स्टूडेंट को। क्लियर है सभी को स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोटर कब स्टॉप हो जाएगी? इसमें मोटर स्टॉप हो जाएगी अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मोटर स्टॉप हो जाएगी और नहीं घूमेगी तब जब अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें जो स्पीड होती है इसकी स्पीड को यहाँ पर हम इस तरीके से अल्फा एंगल से इसको डिले, जो मोटर स्पीड होती है वो अल्फा इज लेस देन और अल्फा इज ग्रेटर देन, इन दोनों में अंतर है स्टूडेंट। तो अल्फा इज ग्रेटर देन 90 होगा तब मोटर स्टॉप हो जाएगी, और अल्फा इज लेस देन 90 होगा तो मोटर स्टूडेंट रन करेगी, मोटर रन करेगी, याद रखिएगा। तो इसमें अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए तब मोटर रन करेगी, और अल्फा इज ग्रेटर देन यदि हो जाए तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। अल्फा का मान यहाँ पर डिपेंड करता है, अर्थात कि सिंक्रोनस मोटर को घुमाने के लिए अल्फा एंगल का लेस देन होना बहुत जरूरी है। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों कि इसकी थ्योरी रनिंग कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर में, इसकी थ्योरी है रनिंग कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर में, रनिंग कंडीशन में जब मोटर आती है तो वो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करने लगती है स्टूडेंट। जब वो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करने लगती है तो इसके पीछे रीजन यही है कि स्टेटर पोल और रोटर पोल आपस में क्या हो जाते हैं, मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। जब स्टेटर पोल और रोटर पोल आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं तो ये रोटर पर जो मैकेनिकल लोड डालते हैं, जब हम रोटर पर मैकेनिकल लोड थोड़ा ज्यादा डाला जाता है तो मोटर की स्पीड में थोड़ा कोई मतलब कि इसमें चेंजेस नहीं होता, लेकिन मोटर की स्पीड में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन रोटर पोल का जो अपनी स्थिति में थोड़ा सा लैग हो जाएगा, अर्थात पीछे हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। स्पीड वही रहेगी लेकिन ये थोड़ा पीछे हो जाएगा। रोटर का जो पोल होगा वो अपनी स्थिति से थोड़ा पीछे हो जाएगा। जैसे मानकर चलिए यदि आगे है तो थोड़ा पीछे हो जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाएगा। ये किस वजह से होगा? लोड के कारण। क्लियर है स्टूडेंट? लोड के कारण पीछे हट जाएगा, जिससे इससे क्या होगा, स्टेटर और रोटर पोल के मध्य में एक एंगल प्राप्त होगा और इसे कहते हैं हम लोड एंगल। और यदि ये लोड एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, मतलब 90 अंश से ज्यादा हो जाए, तो मोटर रोटेट करना बंद कर देगी, मोटर रोटेट करना बंद कर देगी स्टूडेंट। तो मोटर को रोटेट करने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अल्फा इज लेस देन क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री करना पड़ेगा।
मतलब अल्फा लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। लोड एंगल, यही लोड एंगल को हम यहाँ पर परिभाषित करते हैं दोस्तों इस तरीके से। तो आपको क्लियर है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को लोड एंगल क्या होता है, सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंक्रोनस मोटर में दोस्तों एक्चुअल में होता यह है कि इसकी जो इफिशियंसी होती है सिंक्रोनस मोटर में वो 95% होती है इसकी इफिशियंसी, ठीक है, ग्रेटर देन 95%। अब ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये सेम कंस्ट्रक्शन होता है अल्टरनेटर का, जैसे मैंने आपको इस क्लास में बताया। सिंक्रोनस मोटर रन वो भी करती है तो किस स्पीड में करती है, सिंक्रोनस स्पीड में रन करती है। तो इसमें सिंक्रोनस स्पीड में रन करने का जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है स्टूडेंट, यदि सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला में निकालना है तो ns इज इक्वल टू 120f/p, और इसमें हम फ्रीक्वेंसी का मान भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पोल्स भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात नंबर ऑफ पोल्स, सिंक्रोनस स्पीड और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज को यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, तीनों चीज का कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस मोटर, और सिंक्रोनस मोटर में स्टूडेंट इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है देखा आपने, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, यदि अल्टरनेटर को सिंक्रोनस मोटर की तरह यूज किया जाए तो प्रॉपर वर्क करेगी, और सिंक्रोनस मोटर को अल्टरनेटर की तरह भी अपन यूज कर सकते हैं। अर्थात बात ये हुई कि अल्टरनेटर को आप यदि इनपुट सप्लाई एसी देते हैं तो आपको आउटपुट के रूप में मैकेनिकल पावर डेवलप करके देगी, अर्थात अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? लेकिन सिंक्रोनस मोटर को यदि आप अल्टरनेटर की तरह चलाना चाहें तो आप इसको चला सकते हैं। क्लियर है सभी को? सिंक्रोनस मोटर को यदि आप उसके रोटर पार्ट को रोटेट करें, उसके रोटर पार्ट को आप रोटेट करें, अर्थात कि किसी टरबाइन के माध्यम से उसको आप रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो आपको आउटपुट के रूप में एसी अर्थात की इलेक्ट्रिकल पावर आपको प्राप्त होगा। क्लियर स्टूडेंट? सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है, और उसे इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, नॉट रन इन अबव सिंक्रोनस स्पीड, अर्थात कि सिंक्रोनस स्पीड से आगे की स्पीड में रन नहीं करता ये सिंक्रोनस मोटर, इसका नाम ही सिंक्रोनस मोटर है, ये सिंक्रोनस स्पीड में ही रोटेट करता है। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? चलिए, इसकी इफिशियंसी हमने आपको बता दिया, सिंक्रोनस मोटर की वो ग्रेटर देन 95% होती है। एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, आपको याद रखना है स्टूडेंट, सभी को क्लियर है? चेंज इन स्पीड आर कंट्रोल, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा? चलिए स्टूडेंट, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को यदि कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें स्पीड को कंट्रोल करना है, स्पीड को चेंज करना है और कंट्रोल करना है, अर्थात कि स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें करना पड़ेगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना पड़ेगा, या फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा या फ्रीक्वेंसी को घटाना पड़ेगा। यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर की स्पीड में परिवर्तन होने लगेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब ये तो हमने थियोरेटिकली हमने कह दिया कि यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड चेंज हो जाएगा। लेकिन चलिए इसको थ्योरेटिकल हम चेक करके देखते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता, मे बी पॉसिबल है या नहीं है, ये देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, मानकर चलते हैं यहाँ पर एक ये हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला है, और इस सिंक्रोनस स्पीड के फार्मूले के माध्यम से कैलकुलेशन करके देखते हैं। ns इज इक्वल टू 120f/p। चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर एग्जांपल दिया है ns इज इक्वल टू 120f/p, ये फार्मूला है। ns यदि हमें निकालना है सिंक्रोनस स्पीड में तो यहाँ पर 120 तो जैसा का वैसा होगा। चलो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिए 50 हर्ट्ज, 4 पोल दिया हुआ है, और स्पीड कितनी मिल रही है 1500 आरपीएम। अब हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान कितना रखे हैं 50 हर्ट्ज। अब मानकर चलते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान 60 हर्ट्ज रख के देखते हैं।
क्या इसकी सिंक्रोनस स्पीड के मान में परिवर्तन होता है? चलिए देखते हैं। मान के 120 एफ अपन पी इस फार्मूले मान रख दिए हमने, 120 जैसा का वैसा रहेगा। एफ की जगह हम 10 और बढ़ा देते हैं, 60 कर देते हैं। नंबर ऑफ पोल 4 ही रहेंगे, ठीक है। 50 हर्ट्ज में भी नंबर ऑफ पोल 4 ही लगे थे हमने। तो जब कैलकुलेशन करते हैं 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 30, 30 और ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 2 शून्य हो जाएंगे, तो ये 1800 आरपीएम हो जाएगा। अर्थात स्टूडेंट इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से हमें ये पता चला, यदि हम सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रीक्वेंसी। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं स्टूडेंट, यदि सिंक्रोनस मोटर की फ्रीक्वेंसी को बदल दिया जाए, यदि सिंक्रोनस मोटर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया जाए तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर स्पीड भी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर स्पीड भी बढ़ता है। क्लियर स्टूडेंट सभी को? इस पॉइंट को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को बढ़ाना है तो हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इस पॉइंट को कॉपी में नोट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, यह एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। दैट इज 3 फेज सिंक्रोनस मोटर नॉट सेल्फ स्टार्ट मोटर। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए पोनी मोटर का यूज करते हैं, अलग से एक दूसरी मोटर को लगाते हैं जिसका नाम है पोनी मोटर। क्लियर स्टूडेंट? सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट कैसे होती है? तो एक डीसी मोटर लगाते हैं या इसे डीसी पोनी मोटर कह सकते हैं आप। डीसी पोनी मोटर को सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट से अटैच कर देते हैं। इसे क्या करते हैं? शाफ्ट से अटैच कर देते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे, वाई के तौर पे, इस क्या सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है? आंसर आपको लगाना है सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए डीसी मोटर या पोनी मोटर को लगाया जाता है और इसके शाफ्ट से सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट इसको कनेक्ट किया जाता है। जैसे जैसे पोनी मोटर घूमती है तो सिंक्रोनस मोटर भी रोटेट करने लगता है। क्लियर स्टूडेंट सभी को? उसके बाद उसको हटा देते हैं तो यह मोटर कंटिन्यू रन करने लगती है, क्योंकि यह मैग्नेटिकली लॉक हो जाती है इसलिए रन करती है। क्लियर है सभी को? चलिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि फील्ड जो है वो इनपुट सप्लाई किस किस में देते हैं। सिंक्रोनस मोटर में यदि हम देखें इसका कंस्ट्रक्शन, तो सिंक्रोनस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं तो बाय पोनी मोटर के द्वारा, और वो भी शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं। इनपुट सप्लाई किस किस में देंगे हम? इनपुट सप्लाई डीसी सप्लाई देंगे। क्लियर है सभी को? और आर्मेचर से हमको क्या मिलेगा? 3 फेज एसी सप्लाई। क्लियर है सभी को स्टूडेंट? चलिए, एसएम एक्साइटेशन और यहाँ पर कपल्ड है पोनी मोटर। तो अप टू ये एनएस स्पीड के लिए है। पोनी मोटर एक प्रकार की डीसी मोटर होती है या अदर कोई और मोटर होती है, लेकिन डीसी मोटर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सभी को क्लियर है स्टूडेंट? वर्क वाइड रेंज, आप लेगिंग पावर एंड लीडिंग पावर फैक्टर ऐसा वर्क करता है ये, अर्थात कि वाइड रेंज आप लेगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये जो है अल्टरनेटर की तरह इसका कंस्ट्रक्शन होता है सिंक्रोनस मोटर का। और सिंक्रोनस मोटर स्टूडेंट बेसिकली यदि कोई पूछे तो आपको बताना है कि सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जो लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर, तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है दोस्तों। ठीक है? क्लियर है सभी को? सिंक्रोनस मोटर तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है और सिंक्रोनस मोटर का यूज हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए कर सकते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूव करके देता है हमें सिंक्रोनस मोटर, तो इसे सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहा जाता है। जब आप इसे पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए यूज करेंगे तो इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस मॉडिफायर। क्लियर है स्टूडेंट? इसका वर्क है वाइड रेंज ऑफ लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर एज अ वर्क, अर्थात कि जहां पर वाइड रेंज में लैगिंग लीडिंग पावर फैक्टर पे ये वर्क करता है
इसको चलाने के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट सभी को? चलिए